फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स प्लेक्स लर्न बाय हार्ट कॉमर्स इन द हार्ट। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ओके, लेक्चर नंबर 2 आप जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया है और हमारे आई कार्ड में मैंने प्रीवियस वीडियो का लेक्चर का हमने वीडियो डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कि बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऐसा कोई बहुत ही टफ और हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी सा नॉर्मल सा टॉपिक है। अपन फटाफट 15-20 मिनट में कर जाएंगे और आप बोलेंगे सर बहुत सही है, बहुत इजी टॉपिक था, ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप सा था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा सा टॉपिक है और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि विथ रेलिवेंट एग्जाम्पल मैं आपको समझा पाऊँ। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं अपने हर वीडियो में देता हूँ कि जब तक अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आवर चैनल कॉमर्स प्लेक्स। ठीक है, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशंस जैसे हमारे वीडियोस अपलोड हो तुरंत मिल जाएं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ओके, तो अब हम आते हैं लेक्चर के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं फ्रेंड्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब पहले तो आप ये बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव का मतलब बता दो। बेटा, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल, क्या है उस चीज़ का गोल, टारगेट क्या है, बिजनेस क्या टारगेट करता है, किन चीज़ों को दिमाग में रख के बिजनेस किया जाता है, क्या ऐसे मेन एक्सपेक्ट्स होते हैं जो एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है ना, बिजनेस का एक टारगेट होता है। जैसे आपका टारगेट है मेरे को 12th में अच्छे नंबर लेके आना है या मुझे 11th में अच्छे नंबर लेके आना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव है। अब उसको अब है ना, अब आप उस गोल को करने के लिए अब आपका वो गोल है। अब उस गोल को आप फुलफिल करने के लिए क्या आप ऑब्जेक्टिव लगाते हो, क्या आप चीज़ें लगाते हो, तो क्या आप सोचते हो, क्या अपना अप्रोच लगाते हो, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। कि आपको ही उस चीज़ को पूरा करने के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट ही कमाना सब कुछ नहीं होता, उसको कमाने के लिए क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, आप क्या क्या आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखना चाहते हो, मतलब आप क्या करना चाहते हो उस चीज़ को लेके, वो होता है ऑब्जेक्टिव। कि आपका मेन गोल क्या है, एम क्या है, टारगेट क्या है। ठीक है, क्या आप अचीव करना चाह रहे हो, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स। क्या आपका रोल मॉडल क्या है, आप इस दुनिया में आए हो तो क्या क्या आपके गोल्स हैं, तो वो सारे गोल्स आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर गोल वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर टारगेट यूज़ कर सकते हो। क्या क्या ऐसे बिजनेस के टारगेट्स होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये गोल्स होते हैं, वो हम देखने वाले। तो 3 टाइप्स के होते हैं, पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल और थर्ड इज ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक के अंदर हम देख लेते हैं। अंदर मैंने बाहर तो मैं एक चार्ट है जिसको आप इजीली अपने कॉपी में ड्रॉ आउट कर सकते हैं ताकि आपको एक ब्रीफ नॉलेज हो जाए। ठीक है, बाकी अंदर सारे पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में अच्छे से मैंने आपको वहाँ बताया है, ये तो ब्रीफली बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट, तीसरा होता है ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल डिसर्विस, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है, गुड वर्किंग कंडीशंस, कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज एंड फैसिलिटीज। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब अंदर की ओर शिफ्ट होते हैं ताकि हम इसकी डिटेल में पढ़ सकें। फर्स्ट है फ्रेंड्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हम नाम से चल रहे हैं पता कि भाई यहाँ से पैसों का रोल है, यहाँ पे आपको मनी के बारे में बात की गई है। अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली थ्री ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड। 3 चीज़ें या फिर 3 ऑब्जेक्टिव इसके अंदर भी इंक्लूड होते हैं, सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सब टॉपिक्स नहीं है। तो पहला होता है सर्वाइवल। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेटा बेसिक सर्विस क्या होता है, बेसिक जो पर्पस होता है वो क्या होता है, सर्वाइव करना। प्रॉफिट तो बहुत बाद में आता है, पहले तो आप मार्केट में टिक जाओ, अपने आप को स्टैब्लिश कर लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आज का मार्केट वैसे ही बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो उसमें अपने आप की जगह बनाना, अपने आप को टिका लेना, पहला सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव वही होता है। एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली विद व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू कवर इट कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। और स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम क्या कर पाते हैं, कवर अप कर पाते हैं हमारी कॉस्ट को और हमारे अर्न प्रॉफिट को, जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो भाई पहले प्रॉफिट, बाद में पहले तो हमने जितनी लागत लगाई है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो लागत हमारी निकले। और वो लागत जब निकल जाती है, वो जब इनपुट जो हमने किया है उसका हमें उतना आउटपुट मिल जाता है, और तो वो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, यानी जितना लगाया उतना मिल चुका है। अब उससे ज़्यादा आपको जब मिलना चालू होता है तब आपका प्रॉफिट कमाना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्वाइवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का। तो आपको सर्वाइवल ये हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आएगा।
ओके। तो सबसे पहला क्या होता है, सर्वाइवल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पहला क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यदि मार्केट में टिकना है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिकना है, तो पहले आप उसको सर्वाइव करवाइए। ये नहीं कि आज चालू किया और 6 महीने बाद बिजनेस बंद कर दिया। कम से कम एक बिजनेस को आपको कम से कम मैं कहता हूँ 1 ईयर साइकिल देना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर साइकिल देना चाहिए कम से कम। अब वो बिजनेस टू बिजनेस पे डिफर करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी 1.5 ईयर आपको एक हर चीज़ को ज़रूर देना चाहिए। कम से कम मिनिमम 1 साल तो आप ज़रूर लेके देखें, है ना। ये नहीं कि 3 महीने 4 महीने में आप बंद कर दिया, नहीं, आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, स्टार्टिंग में सबको कॉम्पिटिशन का फेस करना पड़ता है, बट जब आप एक बार अपना पैर जमा लेते हैं, अपनी गुडविल जो आपकी बन जाती है, तो फिर आपके लिए आगे कहानी थोड़ी ईजी हो जाती है। सेकेंड आता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, सर्वाइव करने लग गए, अब प्रॉफिट पे भी आते हैं। अब एक बार सर्वाइवल हो गया, टिक गए, अच्छे से आपको आपकी क्या बोलते हैं सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, रिकग्नाइजेशन मिल गया है, अच्छा खासा नाम भी हो गया है, शोहरत भी हो गई है, लोग नाम से आपको जान रहे हैं, दुकान पे आ रहे हैं, आपकी शॉप पे आ रहे हैं, मॉल में आ रहे हैं, या शोरूम में आ रहे हैं, आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करोगे। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग प्रॉफिट, एडुकेट प्रॉफिट। प्रॉफिट भी कमाओ, लेकिन इतना कि हाँ सफिशिएंट हो। ये नहीं कि आप 2-4% का प्रॉफिट कमा रहे हो, नहीं, आपको इतना होना चाहिए जो जिस बिजनेस लाइन में आप गए हैं उससे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड आगे कर सकें। इतना एटलीस्ट प्रॉफिट तो आपको अपनी जो आप डेली नीड्स जो है वो भी कम कवर अप कर लें, और बिजनेस को जब आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आप अपने उस प्रॉफिट से आगे भी बढ़ा सके। तो इतना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट इज असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। मैंने वही कहा, बात वही आ गई ना, जो प्रॉफिट इतना हो कि आपकी ग्रोथ भी हो और आपका सर्वाइवल भी होता जाए और साथ में एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस भी होता जाए। देखो 3 एक्सपेक्ट आ गए, बिना पढ़ी मैंने पहले बता दिया आपको कि प्रॉफिट इज असेंशियल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, एंड सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल तो करना ही है, जीना है, तो अपने घर का जो लाइवलीहुड है वो चले, साथ में बिजनेस ग्रोथ करने का भी हम सोच सकें और साथ में उसको हम एक्सपैंड भी कर सकें। इतना प्रॉफिट हमको एटलीस्ट होना चाहिए। थर्ड लास्ट पॉइंट है ग्रोथ। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस आपको पता करनी है तो कैसे होती है, वो मेजर की जाती है किसे, ग्रोथ रेट से। उसकी किसी ग्रोथ रेट कितनी है, 2% से बढ़ रहा है, 3% से बढ़ रहा है, बिजनेस 4% से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है, 15 से बढ़ रहा है, उससे। एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और एक और दूसरा तरीका होता है ग्रोथ को देखने का, एक तो हो गया आपका रेट ऑफ ग्रोथ हो गया, दूसरा हो गया कि आप कितनी आपकी सेल्स हो रही है, नंबर ऑफ आपकी ब्रांचेस कितनी है, आउटलेट्स कितने हैं। एक ही शहर में से अब आपका हो गया सागर गैर हो गया, एक से स्टार्ट हुआ था, ले 10 नंबर न्यू मार्केट, लेकिन उसके बाद वो धीरे 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 जो है वो आगे बढ़ता गया, बहुत आगे बढ़ता गया। अभी उसके इन भोपाल सिटी इट हैज़ अराउंड 5 to 6 आउटलेट्स in every corner of Bhopal, whether it is North Bhopal, South Bhopal, West Bhopal, East Bhopal. In every situation, in every locality, it has its outlets. तो ये कैसे हुआ है, धीरे धीरे करके उसने ग्रोथ की ना, तो ये दिख रहा है ना भाई, नंबर ऑफ उसके ब्रांचेस कितने हैं, उसके आउटलेट्स कितने हैं, उससे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट लाइन भी अपनी बहुत बढ़ा ली। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो गया सेलो। सेलो पहले आया था डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, फिर उसने पेन बनाना भी स्टार्ट कर दिए, फिर उसने बाल्टीज बनाना स्टार्ट कर दी, प्लास्टिक की चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी। पहले प्लास्टिक लाइन से स्टार्ट किया था, फिर वो आगे स्टेशनरी के सामानों में भी आ गया, पेन्स वेन्स बनाने लगा, अब धीरे धीरे उसकी पेंसिल्स भी आने लगी हैं, रबर्स भी आने लगी हैं। तो देखा प्रोडक्ट लाइन जो है वो डिफ्रेंशिएट करते गया, पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था, फिर उसको आगे बढ़ाते गए। अब कुछ दिनों बाद वो चलेगा पता कि भैया सेलो का रजिस्टर भी आ रहा है, क्लासमेट का आता है, अब सेलो के रजिस्टर में आप लिखेंगे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा क्या हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमने खत्म कर दिया, पहला था हमारा सर्वाइवल, दूसरा था हमारा प्रॉफिट, थर्ड था हमारा ग्रोथ। ये तीनों जो होते हैं इकोनॉमिक होते हैं, यानी इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सारा लेने देना है पैसों से होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ग्रोथ भी पैसों से देखी जाती है, आपका प्रॉफिट तो पैसों से ही नापा जाता है, और सर्वाइवल भी आप पैसों के दम पे ही कर पाएंगे मार्केट में। ठीक है, अब आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आपने पैसा कमा लिया, खूब कमा लिया, अब थोड़ा सा आपका दायित्व बनता है कि आप सोसाइटी के टुवर्ड्स भी अपना कुछ चीज़ें फुलफिल करें, अपनी चीज़ों को, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ों को पूरा करें। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें क्या होता है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आप जो है कस्टमर्स को गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएं। कस्टमर्स प्रेफरेंस इन टुडेज वर्ल्ड इज ऑफ सेटिस्फैक्ट्री ऑफ गुड क्वालिटी। सबसे पहली बात है, आज की दुनिया में, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, यदि किसी कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री सबसे ज़्यादा होता है तो क्या होता है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए होता है उसको, दाम सस्ता होना चाहिए, एंड विद रीजनेबल प्राइस। जो कि आप चाइना का माल आप देखते हैं, यदि आप जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ MI, वेदर इट इज़ रियलमी, वेदर इट इज़ वीवो, वेदर इट इज़ ओप्पो, सब देखो नॉर्मल इंसान का जितना बजट होता है 10 to 15,000 का, इसमें कितने अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ वो लोग फ़ोन निकालते हैं, कितना एग्रेसिव प्राइस पे फ़ोन निकलते हैं, और कितनी ज़्यादा टफ कंपटीशन है। लेकिन आप 15,000 के बाद देखो,
20,000, 25,000, 30,000, 30,000, इतना कंपटीशन वहाँ नहीं देखा जाएगा। और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में अंतर भी नहीं है, डिफरेंस भी आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उधर कंपटीशन है ही नहीं। इंडियन मार्केट में जो क्या होता है, देख ले कस्टमर का जो टेस्ट है वो 15,000, 15,000 के अंडर वाले फ़ोन में बहुत ज़्यादा है ना। तो उनने क्या करा, इस यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पे हर एक कंपनी सोचती है कि हम अपने फ़ोन्स को निकालें, और इसी चक्कर में हमारी इंडियन कंपनी जो है वो बीट हो गई और पीछे निकल गई, उनके पास इतना टेक्नोलॉजी था और वो क्या प्रॉफिट में इतना कम जो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर पा रहे थे। जबकि जो चाइना कंपनी है, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, इनका जो प्रॉफिट शेयर है मार्जिन बहुत कम है, देखा जाएगा बहुत कम है। हमारी जो कंपनी थी लावा हो गई, माइक्रोमैक्स हो गई, इनका बहुत ज़्यादा है। और इसी ये तो हो गई मार्केट से बाहर, लेकिन सैमसंग ने इस चीज़ को बहुत अच्छी से ग्रैब्स कर लिया और क्या करा, वो सोचा यार ठीक है थोड़े दिन प्रॉफिट कम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रॉफिट जो है हम 15,000 के ऊपर वाले जो फ़ोन होते हैं, ठीक है, हम उनमें निकाल लेंगे। ठीक है, फ्लैगशिप फ़ोन्स जो होते हैं हम उनमें अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। और सैमसंग की फ्लैगशिप फ़ोन्स सस्ते नहीं आते हैं, आपको अच्छे से पता है, महंगे ही आते हैं। भले उसमें इतने स्पेसिफिकेशंस नहीं होंगे, लेकिन वहाँ तक इंसान बहुत कम जाता है, तो सोचता है कि 15,000 तक। अब वो सोचता है कि यदि मुझे मार्केट में टिकना है तो ये फ्लैगशिप फ़ोन्स कम लोग लेते हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोग सेक्शन फ्लैगशिप फ़ोन लेता है। ठीक है, भले ही प्रॉफिट कमा लोगे लेकिन कम लोग लेंगे। लेकिन जो अंडर 15,000 है, यहाँ पे जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा है, पब्लिक का, कि बहुत ज़्यादा यहाँ से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। तो इसीलिए क्या करा उसने, अपने अंडर 15,000 की फ़ोन्स को मार्केट में बने रहने के लिए, एमआई को टक्कर देने के लिए, ओप्पो को, रियलमी को, वीवो को टक्कर देने के लिए, सॉरी, प्रॉफिट मार्जिन सैमसंग को भी कम करना पड़ा। नोकिया ने नहीं किया, आउट ऑफ द मार्केट। माइक्रोमैक्स ने किया, आउट ऑफ द नहीं किया, आउट ऑफ मार्केट। लावा आउट ऑफ मार्केट। स्पाइस आउट ऑफ मार्केट। क्योंकि एक टाइम पे था कि 2011, मुझे याद है कि 2010 से लेकर 2014 के बीच में माइक्रोमैक्स ने बूम मचा दी थी। मतलब इतना ज़्यादा था कि मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन, मतलब 15-20,000 के फ़ोन थे, लेकिन इतना स्पेसिफिकेशन नहीं होने के बाद भी वो इतने ज़्यादा हाई प्राइस पे थे। और लेकिन उसके बाद फिर एमआई आया तो माइक्रोमैक्स को हटना पड़ा, फिर ओप्पो आ गए, वीवो आ गए, और अभी तो रियलमी आ रखा है। तो काफ़ी जो है मार्केट सैचुरेशन बढ़ गया है उस प्राइस के अंदर। तो क्यों हुआ है ये? क्योंकि आपको क्या, सिंपल सी, कस्टमर क्या मांगता है, गुड क्वालिटी विद रीजनेबल प्राइस। माइक्रोमैक्स में क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, फ़ोन एक बार हाथ से गिरा, 2-3 बार गया, जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत यूज़ कर रखे माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स। लावा का भी यही हाल था। देखिए, यदि हम आज के फ़ोन देख लें, एमआई हो गया, या मैं जनरली बात कर रहा हूँ, वरना आप कमेंट सेक्शन में आप डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, फ़ोन गिरने हैं उस पर, हर चीज़ पर टूटता है, लेकिन एक एक होता है कि फॉल्स जो गिरना होता है, फॉल्स जो एक हाथ से स्लिप होता है फ़ोन, फॉल्स स्लिप जिसको हम बोलते हैं, उस पर फ़ोन पे कितना असर पड़ता है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी बताता है। क्योंकि फॉल्स फॉल तो बहुत बार होता है, फॉल्स स्लिप हाथ से बहुत बार हो जाता है, गलती से गिर जाए, धोखे से गिर जाना। अब उस गलती या धोखे हल्के से गिरने में ही फ़ोन पूरा टूट जाए, तो ये हम ड्यूरेबिलिटी या क्वालिटी हम नहीं कह सकते ना। तो और फिर फ़ोन चलता कितना उससे भी हम देखते हैं। और प्राइस भी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे ले रहे हो, आप 10,000 की तो कोई स्पेसिफिकेशन ढंग के दे ही नहीं रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है, तो इससे क्या होगा था, सारी कंपनी, इंडियन कंपनीज को बाहर जाना पड़ा था। अब ठीक है, हमने आत्मनिर्भर करा है, हमने वापस माइक्रोमैक्स को पकड़ा है, हम लगे हैं, रिलायंस जियो अपना शेयर दे रहा है, थोड़ा सा महिंद्रा जी भी शेयर दे रहे हैं, थोड़ा सा गोदरेज वाले भी दे रहे हैं, थोड़ा सा टाटा भी दे रहे हैं कि भाई लो पैसा लो, इकट्ठा करो, एक कंपनी बनाओ जो इन सब फ़ोन्स को डेवलप करके इंडिया में फ़ोन बने और टक्कर दे सके हम चाइना के फ़ोनों को। अब से हमें मिल रहे हैं। काश ये चीज़ हमने पहले ही सोच ली होती तो बहुत बड़ी बात होती। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आएगा बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, कि हमने दूर की संभावनाएं नहीं देखी, अब हम देख रहे हैं। अब हम जब सर्वर हमारी घंटी बज गई तो हम चीज़ों को फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं। टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग रन एंड टू मेंटेन द गुडविल, ठीक है, मार्केट में लंबे समय तक बने रहने के लिए और मार्केट में इज्जत, नाम, शोहरत बनाने के लिए, द बिजनेस मैन मस्ट सप्लाई प्रोडक्ट्स विथ हाई राइट क्वालिटी विथ राइट प्राइस। सही क्वालिटी के साथ राइट प्राइस पे बेचोगे तो आप टिके रहोगे, वरना नहीं टिके रहोगे। एमआई, कितनी कंपनी आ गई, वीवो आ गई, ओप्पो आ गई, रियलमी आ गई। रियलमी तो टफ फाइट दे रही, लेकिन फिर भी एमआई बना हुआ है, क्योंकि उसको पता है जैसे जैसे अभी भी 2-3 कंपनी और नहीं आएंगी चाइनीज मार्केट में, लेकिन फिर भी आज भी एम आई लार्जेस्ट सेलिंग फ़ोन बना हुआ है इंडिया में। बनता चाइना में, लेकिन इंडिया का बना हुआ है। जबकि रियलमी से उसको कंपटीशन मिल रहा है, वीवो से मिल रहा है, सैमसंग से मिल रहा है, सब जगह से कंपटीशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो राइट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है राइट प्राइस पे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। रियलमी भी नई कंपनी आई, लेकिन एकदम से आके उसने बहुत टक्कर दे दी एमआई को। क्यों? क्योंकि कुछ गलतियाँ एमआई ने भी कर रखी थी अपनी क्वालिटी में, तो रियलमी ने सुधारी। और प्राइस में कुछ ज़्यादा प्राइस बढ़ाने लगा था एमआई, तो इसने उससे कम प्राइस में उससे अच्छा क्वालिटी देने लगा, तो एमआई को भी अपनी प्राइस गिरानी पड़ी। तो ये डिफरेंट चीज़ें थी जो करनी पड़ी, ठीक है, और जो करनी पड़ती है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि कंज्यूमर की कस्टमर के प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो आज के टाइम पे क्वालिटी और प्रोडक्ट्स के ऊपर टिक गए हैं विद रीजनेबल प्राइस।
Avoidance of unfair trade practices. Anti-social or unfair trade practices includes black marketing, adulteration, hoarding, overcharging, etc. यदि आप एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हो जिसमें आप ब्लैक मार्केटिंग करते हो, होर्डिंग करते हो, मिलावट यानी एडल्ट्रेशन करते हो, ओवर चार्जिंग पैसे ज़्यादा लेते हो, तो क्या होता है, आपका बिजनेस नहीं चलने वाला भाई साहब। आप सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर रहे हो और आपको ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करने पड़ेंगे कि आपको आज के बिजनेस के माहौल में टिकना है। तो with these practices a businessman will not only यहाँ आएगा आपका नॉट ओनली उसको कहते हैं गवा देना अपनी रेपुटेशन, बट इट इज़ ऑल्सो पनिशेबल अंडर लॉ। बट नॉट ओनली एबल टू लूज, वो अपनी गवा नहीं देगा। विद दीज प्रैक्टिसेस अ बिजनेसमैन विल नॉट ओनली लूज, वो अपनी सिर्फ रेपुटेशन ही लूज नहीं करेगा, बट इट इज़ पनिशेबल अंडर लॉ, साथ में लॉ के अंदर पनिशेबल भी, यानी उसका बिजनेस भी बंद होगा। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, हमने कई बार देखा भी है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी सोसाइटी, ठीक है। द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प इन अपकमिंग दिस बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो बिजनेसमैन क्या होता है, देखो आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप हम पढ़ा रहे हैं, हम इंजीनियरिंग वालों को भी, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बायो वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो लॉ वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के तो हो ही हो, चाहे वो MBA स्टूडेंट्स हो, सबको क्या पढ़ाया जाता है भैया, एंटरप्रेन्योरशिप। आपको हर जगह एक वैल्यूएशन कोर्स ऐड कर दिया जाएगा, भले ही वो उनकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्यों किया जा रहा है, ताकि वो अपने अपने फील्ड में बिजनेसमैन बने, अपने अपने फील्ड में एक एंटरप्रेन्योर बने, ताकि वो खुद के साथ साथ 10 लोग को और जॉब दे सकें। क्योंकि क्योंकि जॉब्स यार देखो कंट्री में लिमिटेड होती हैं, जॉब जनरेशन लिमिटेड है और बहुत स्लो है हमारा जॉब जनरेशन, ठीक है, अदर कंट्रीज से। लेकिन उसके लेकिन वो कब तक होगा, क्योंकि वो तो लिमिटेड है। तो वो चीज़ करने के लिए हमको एंटरप्रेन्योरशिप पे हम डेवलप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि एक इंसान खुद भी एम्प्लॉय हो सके, एम्प्लॉय कर सके अपने आप को, और अपने साथ 10 लोग को और काम दे सके। तो वही है, तो वही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और ये कब हो सकता है, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस फील्ड में जाता है तो बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए और हेल्प करना चाहिए, ताकि वो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज की जो है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको सॉर्ट आउट कर सके। और ये होता भी, यदि एक दुकान खुलेगी तो उसमें एक लड़के को जॉब मिल दी जाएगी, एक कुछ भी 2-4 लोगों को काम मिल गया। अब यदि उसकी दुकान यदि वो दुकान किराना शॉप से यदि वो सुपर स्टोर में खोलता है, तो फिर वहाँ पे 2 लोग को और काम मिलेगा। फिर सुपर स्टोर से फिर वो हमारा मॉल में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ 10-20-15 लोग को काम मिलेगा। और फिर मॉल से वो सुपर मॉल में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ 100 लोग को काम मिलेगा। तो आप देख रहे हो चालू किसने किया था, एक इंसान ने एक दुकान से, और वो अपने आप को बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते वो 100 लोग को आज एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इंक्लूडिंग खुद को। तो ये चीज़ आपको देखनी है ना। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, इसका निम्बल सा एक कॉन्सेप्ट होता है CRSR, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है ये, यानी कि हर एक कॉर्पोरेट को अपने हिसाब अपने मुताबिक कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो ये अपने क्या बोलते हैं गोदरेज हो, है ना, चाहे वो अडानी हो। हर जगह हर जितने बिजनेस बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब जगह अपने अपने जो अपनी क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विस प्रोग्राम एड्स टू रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। जो जब देखो आज के टाइम पे सिंपल से जो कंपनी इतना ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, वो उतना ज़्यादा उसको रिकग्निशन मिलता है। अब टाटा जी ने अपने कितने सारे 15,000 करोड़ से ऊपर उनने कोविड-19 में दे दिया, कुछ अंबानी जी ने भी दिया, कुछ गोदरेज जी ने दिया, कुछ अडानी जी ने, मतलब कुछ ना कुछ महिंद्रा जी ने भी दिया। तो सबने थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो ये जो है, इससे क्या होता है, कंपनी क्या होती है, एक पब्लिक इमेज अच्छी बन जाती है यार। क्योंकि देखो आज भी देखो, यदि हम इंडिया में देखें तो टाटा हमारा बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन आज जितना हम सेंटीमेंट देखते हैं, टाटा ग्रुप के किसी भी इंसान, कोई भी टाटा ग्रुप की ज़्यादा बुराई नहीं करता, चाहे उनके CEO का कितना भी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा हो। लेकिन टाटा ग्रुप की चीज़ों को आज तक ना कभी बहिष्कार किया गया है, ना ही उनके बारे में कभी खराब बोला गया। क्योंकि जब जब इंडिया को फाइनेंशियली धक्का लगा है, या जो इंडिया फाइनेंशियली कंडीशन में फंसा है, या कुछ भी हुआ है, तो टाटा ग्रुप ने काफ़ी इंडिया की हेल्प की है। तो इसीलिए यही तो होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतना कर रही, इंडिया के लोगों से अपना बिजनेस को चला पा रहे हैं अच्छे से, और दुनिया में एक्सपैंड कर पा रहे हैं, तो फिर उनको इंडिया के लोगों को तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो क्वाइट नेचुरल सी बात है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाकी अदर बिजनेस में भी हम देखें तो उन्हें इतना ज़्यादा
रेपुटेशन नहीं प्राप्त है जितना एक रतन टाटा जी को है। जितना लोग एक टाटा ग्रुप को मानते हैं उतना शायद बिरला को ना माने, उतना शायद रिलायंस को भी ना माने, या उतना रिलायंस के भी बहुत बड़े बड़े फाउंडेशन चलते हैं, लेकिन फिर भी लोग को जब ट्रस्ट की बात आती ना तो पहले से टाटा ग्रुप के साथ होते हैं। मैंने जहाँ तक देखा, मैंने ऐसा एनालाइज किया, अब आप लोगों ने क्या किया है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, बट मैंने जहाँ तक देखा कि टाटा ग्रुप की बहुत ज़्यादा इज्जत है। बहुत पुराना भी है, बिरला भी बहुत पुराना है, लेकिन जितना देखा जाए तो टाटास को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है, और ये तो बात सही है। तो ये चीज़ है। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक उसको पूरी करनी पड़ती है। अब वो चाहे फॉरेस्ट डेवलप करके करे, चाहे वो कुछ लोगों को इतनी फिक्स जॉब देनी है वो देखे करे, या फिर चाहे वो बोनस दे अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोल की खदानें होती हैं, तो मान लो कुछ आपने खदान जहाँ पे पेड़ आ रहे हैं तो उन पेड्स को वहाँ से हटाना दिए, प्लांट्स कट करने पड़ रहे हैं, तो दूसरी जगह जाके उतने ही पेड़ आपको उगाने हैं। यदि आपकी किसी फैक्ट्री है जो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, एयर पोल्यूशन कर रही है, तो फिर आपको जितना वो कार्बन बाहर छोड़ रही है आपकी इंडस्ट्री, फिर उतना आपको कार्बन क्रेडिट्स खरीद के देने हैं, या फिर जितना कंपनियाँ कार्बन आपके बाहर छोड़ रही है उतना आपको पेड़ लगाने हैं। तो वो सब आजकल साइंटिफिकली मेजरमेंट करके हर एक कंपनी को इतना करना ही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल BHEL ही देख लीजिए, आप अपने एम्प्लॉयज़ को वो देते हैं, बाकायदा प्लांटेशन करते हैं। आप BHEL जहाँ जहाँ भी है, भोपाल में हो गया, झांसी हो गया, हैदराबाद हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जगह होगा जहाँ जहाँ BHEL के प्रोजेक्ट्स हैं चल रहे हैं, वहाँ वहाँ उन्हें सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभाई है। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, एज द बिजनेसमैन हैड एडेड टू द स्प्रेडिंग ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि देखो बिजनेसमैन जब बिजनेस करेगा तो पोल्यूशन में कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो। पोल्यूशन तो होगा, चाहे किसी प्रकार में हो, थोड़ा बहुत नुकसान तो ज़रूर होगा। एंड आई एम सॉरी वीडियो थोड़ी सी आज लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि अपने कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो वो ज़्यादा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एज द बिजनेसमैन हैड एडेड टू द स्प्रेडिंग ऑफ पोल्यूशन, बिजनेसमैन के चीज़ों से, उसके प्रोडक्शन से ही पोल्यूशन ऐड होता है। सो इट बिकम्स मॉरल ड्यूटी, कि उसकी एक नैतिक दायित्व बनता है ऑफ हिम टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। तो उसका ये क्या बोलते हैं, ड्यूटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे आए और उस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करे। द बिजनेसमैन शुड अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तो कोई नेचुरल सी बात है, इंडस्ट्रियल बात है कि आपको पोल्यूशन कम करना है, चाहे वो किसी प्रकार का पोल्यूशन हो, तो आपको इको फ्रेंडली मेथड अपने टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस पे बहुत ज़्यादा जोर पढ़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और इस पे कंपनियों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, चाहे वो इंडियन कंपनीज हो, चाहे वो MNCs हो, बहुत ज़्यादा काम किया गया है अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन पे। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट कोई नहीं, अब हम पूरा कंप्लीट ही करते चलते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये तो ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग की क्या इच्छा है। यदि आप आगे चल किसी कंपनी में काम करने चाहेंगे तो आप क्या चाहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। और एक सामने कंपनी वाला आपसे क्या चाहता है वो भी हम देखेंगे। टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ जो आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं, यानी आप किसी कंपनी में जाएंगे तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो हमेशा आपसे यही कोशिश करेगा कि यदि आपको 10,000 दे रहा है, 12,000 दे रहा है, 15,000 दे रहा है, तो उसका डबल काम निकलवा ले। ये आज हर प्राइवेट सेक्टर में होता है, जितना आपको पे किया जाता है उससे ज़्यादा वो आपसे निकलवाते हैं। ये एक बिटर ट्रूथ है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर का, जो कि बाहरी कंट्रीज़ में देखा जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये देखो, हम ये सोचते हैं कि दूसरी कंट्री ने डेवलपमेंट कर लिया तो वो इसलिए कर लिया क्योंकि वहाँ के लोगों ने जितना पे कर रहे हो उससे ज़्यादा काम किया, ऐसा नहीं होता। या जिस आप कम पे के ज़्यादा काम करवाया, ऐसा भी नहीं होता। जितना आपको, इवन आप अमेरिका जाइए, जापान जाइए, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, स्पेशली जापान के लोग, लेकिन उनको उतना पे भी किया जाता है, उनकी स्किल्स को उतना महत्वपूर्ण भी दिया जाता है। और अपने इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। हमारे इंडिया में क्या, लेबर की तरह हम काम करते हैं। हम कहते तो हैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, बहुत नाम चल रहा है, लेकिन हमको एज ए लेबर से कम नहीं देखा जाता। हम पढ़े लिखे लेबर की तरह हमसे काम करवाया जाता है। बहुत ही ऐसी कम कंपनीज होगी जहाँ पे आपको एक वेल रेपुटेटेड, आपको उतनी सैलरी दी जाती है जितना आपसे काम लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे जितना काम लिया जा रहा है और जितनी आपको सैलरी दी जा रही है। मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये तर्क पर बात कर रहा हूँ। तो आपको जितना आपसे काम लिया जाता है, और ये आप हर किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर वाले से, आप इंसान से पूछ लीजिएगा, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर से। गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी आज के ज़माने में इज्जत है जितना गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आज भी इंडिया में बहुत अच्छी एम्प्लॉयज़ की रेपुटेशन है, उनकी वैल्यू है, उनकी इंपॉर्टेंस है। उतना जितना काम उनसे लिया जाता है एटलीस्ट उनको उतना तो पे किया ही जाता है, और प्लस फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर में धीरे धीरे ये चीज़ आ रही है, लेकिन काम के मामले में देखा जाए तो फिर वो लोग वहीं जो अपना रियलिटी जो होती है प्राइवेट, जो कहते हैं ना प्राइवेट जॉब,
कॉर्पोरेट चीज़ दिखाई देते हैं कि जितना वो आपको पे कर रहे हैं, भले ही वो आपको 1 लाख पे कर रहे हैं, वो 1 लाख आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप उस इंसान से पूछिएगा जिसने की 1 लाख की पेमेंट है कि उसकी हालत क्या होती है। वो यदि उसने जॉब किसी भी कोई भी इंसान की जॉब 8 घंटे की होती है, लेकिन वो इंसान 10 घंटे 12 घंटे या चाहो तो वो पूरे 20 घंटे से कम काम नहीं करता है। वो भले ही वो कंटिन्यू काम ना करे, रुक रुक के काम करे, उसका काम कंटिन्यूस ना हो, लेकिन फिर भी वो देखना अपनी कंपनी को 18 घंटे 16 घंटे काम देता है, जबकि 8 घंटे ज़्यादा काम इंसान को नहीं करना चाहिए एक ऑफिस में। नहीं, ये रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के कि नहीं, लेकिन वो इंसान करते हैं। तो 1 लाख यदि वो ले रहे हैं और फिर वो कहते हैं यार 1 लाख दे भी तो रहे हैं, ठीक है 1 लाख दे रहे हैं, लेकिन आपसे जो आपको यदि यही काम जो है आप इसी दूसरी कंट्री में जाकर आप करोगे तो देखना आपको वर्किंग आवर्स कम होगा, क्योंकि वहाँ चीज़ वैल्यू की जाती है। हमारे इंडिया में चीज़ नहीं हो रही है और हम सोच रहे हैं इससे हमारा इंडिया बहुत तरक्की कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। जी नहीं। इसलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट बनने का भी कारण यही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मल्टीटास्कर्स को कम ढूंढते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम एक इंसान से ही काम करा लें। क्यों? क्योंकि हम यदि कोई दूसरा हायर करेंगे तो हमको फिर उसको ही पैसे देने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप एक ही इंसान को 1 लाख रुपए दे रहे हो तो आप 2 इंसान को 50-50 हज़ार भी दे सकते हो ना। ज़रूरी कि एक को 1 लाख देना है? नहीं, वो सोचते हैं क्या कि नहीं, हम उसको 1 लाख दे के हम उससे काम 2 लाख का निकलवा लेंगे। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें बिल्कुल फैक्ट है। तो ये चीज़ हमारी यही दिक्कत आ रही है हमारे कंट्री के डेवलपिंग सिस्टम में, कि भाई जिसको जितना, हर इंसान को, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। क्योंकि क्या होता है, हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ कम से कम हो और काम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें, क्योंकि जितने कम एम्प्लॉयज़ होंगे तो पेमेंट भी कम लगेगी, और हम यदि एम्प्लॉयज़ बढ़ाएंगे तो हमको पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना उतने ही एम्प्लॉयज़ से उतना काम निकलवा लें, हम 10 एम्प्लॉयज़ से 20 एम्प्लॉयज़ के बराबर काम निकाल लें। पे तो हमको 10 को ही करना पड़ेगा ना। तो 10 का तो हम 20 हमें नहीं एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, तो हम 10 का तो हमने सैलरी बचा लिया कंपनी के लिए, तो हम वो कंपनी की एक्सपेंशन में लगा सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी तो एक्सपैंड हो जाएगी, कंपनी का नेटवर्क तो बढ़ जाएगा, लेकिन देश का क्या नुकसान होगा। द कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर, सीधे आते हैं, प्रोवाइडिंग। मैंने आपको इतने एग्जांपल्स में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आप नोट से आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप खुद पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे इतना कोई समझाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको इतनी जो स्टोरी है वो इसलिए बोली, कई स्टूडेंट सोचेंगे सर कहानी बड़ी सुनाते हैं, वो इसलिए बताया बेटा ताकि आपको चीज़ें रियलिटी बेस पे चले पता। आप 11th में हो, आप बिजनेस पढ़ रहे हो, मैं आपको बिजनेस पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इन फ्यूचर आप बिजनेस कर सको वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, कि आप कहीं जो चीज़ सही है, जो चीज़ हो रही है सराउंडिंग से, वो आपको बता सको। क्योंकि यदि मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जो मेरे को नॉलेज होगा वो आपको शेयर करना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं आपको पूरी चीज़ों की बैकग्राउंड स्टोरी आपको मैं चला जाता हूँ बताने के लिए। तो आप ये ना सोचें कि सर टाइम पास करते हैं या वीडियो लंबा कर रहे हैं फालतू का, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो बच्चा वीडियो देखेगा वो समझेगा कि टाइम इसमें दिया गया है तो क्यों दिया गया है। प्रोवाइडिंग फूड गुड वर्किंग कंडीशंस। पहली बात तो किसी भी एम्प्लॉय को एक गुड वर्किंग कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, टेंशन फ्री माहौल हो, अच्छा माहौल हो, गुड कलीग्स हो, बॉस भी अच्छा हो तो बहुत अच्छा होता है। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव एंड सेटिस्फैक्टरी विल सेल्फ। देखो आपका जो पेमेंट है, देखो काम आप कॉम्पिटेटिव स्केल पे ले रहे हो, आज का मार्केट है, आपकी कोई अच्छा एम्प्लॉयर है और आप उसको यार वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, आपकी कंपनी के टुवर्ड्स लॉयल है और आप उसकी लॉयल्टी नहीं समझ पा रहे हो, आप उसकी एफर्ट्स नहीं देख पा रहे हो और आप उसको कम से कम पे पे रख रहे हो, 20,000 के पे पे रख रहे हो, वो कह भी रहा है प्लीज़ आप मेरी सैलरी हाइक करो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। लेकिन कॉम्पिटेटिव मार्केट आप ही की फील्ड की किसी कंपनी ने उसको ऑफर कर दिया 25,000, तो वो क्यों नहीं जाएगा। एक तो वो आपको ऑफर के लिए बोल रहा है कि आप मेरी बढ़ाओ, और उसके बाद आप नहीं बढ़ा रहे हो। वो आपके टुवर्ड्स लॉयल है, वो आपके टुवर्ड्स हार्ड वर्किंग है, और वो आपके टुवर्ड्स एफर्ट दिखा रहा है अपने पूरे, और फिर भी आप उसकी जो है आप प्रॉपर सैलरी या वेज आप उसको नहीं दे रहे हो, सेटिस्फैक्टरी नहीं दे रहे हो, तो वो क्यों दूसरी कंपनी में नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, आप क्या करोगे, अपने एक अच्छे भरोसेमंद एक इंसान को, अपने एम्प्लॉय को आप खो दोगे। तो इसलिए आपको पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि आपकी जो साथ की जो कंपनियां हैं, आपके सेक्टर आपकी फील्ड की जो कंपनियां हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितना कितना पे कर रही है, किस किस पोस्ट पे, उसके आसपास ही आपको अपनी सैलरी या पेज अपना रखना पड़ेगा, वरना आपकी कंपनी को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। पर्सनल ग्रोथ बहुत देना ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय गिविंग ट्रेनिंग टू देम। आपने एम्प्लॉयज़ को भर्ती कर लिया, ठीक है, आपने उनसे काम भी करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उनके फिजिक में थोड़ा अच्छे तरीके से आप उनको डेवलपमेंट करें, आप उनको टाइम पर कई कंपनीज सुबह जो योगा सेशन चलाती हैं, कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री जिम्स करवाती हैं अपनी खुद के, कई एम्प्लॉयज़ जो होती हैं वो कई कंपनीज जो होती हैं वो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे अपने कंपनी के लोगों को खेलने के लिए भेजती है, और उनके लिए जो फिटनेस का जो पूरा प्रोग्राम होता है वो लॉन्च करती है, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं बिल्कुल फिट एंड फाइन रहें। और डिफरेंट डिफरेंट, मान लो कोई कंपनी से कोई टेक्निकल नई चीज़ आने वाली है, कोई नई मशीन लगने वाली है कारखाने में या फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, तो अपने
जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, उनको फिर बाकायदा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम दिलवाती हैं ताकि वो अपनी फील्ड की नॉलेज को और इन्हेंस कर सकें। तो ऐसा कंपनीज करती हैं आज के टाइम पे, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में। पी रिकॉग्नाइजेशन, ऑब्वियसली बात है, यदि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो वहाँ पे बाकायदा अवार्ड सेशन होना चाहिए कि इसने कितना काम किया, क्या किया। तो जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हो उस कम्युनिटी में आप कहाँ खड़े होते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हर एक एम्प्लॉय फिर उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता है और काम अच्छा करता है, और कंपनी को भी उससे फ़ायदा होता है। ठीक है, और एक एम्प्लॉय का जो है एंकरेज जो होता है, एंकरेजमेंट, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी डेवलप होता है टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग by providing special benefits such as housing facilities, medical facility, free education of children etc. ये तो आजकल आपने हर जगह देखा होगा कि स्पेशल बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं। प्रोविडेंट फंड हो गया, आपको इंश्योरेंस करवा देंगे, आपका आपके बच्चों की पढ़ाई जो है वो हमारे आप कंपनी के स्कूल में कराइए। फॉर एग्जांपल रिलायंस स्कूल है, अब जो उसके बच्चे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो रिलायंस फाउंडेशन क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयज़ के स्टूडेंट्स की फ़ीस कम लेता है। बिरला जो हो गया, वो तो फीस, ट्यूशन फीस बस लेता है, बाकी और फीस माफ़ कर दी जाती हैं कि यदि आपकी बिरला कंपनी में जॉब है तो उनका बिरला फाउंडेशन के स्कूल चलते हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ट्यूशन फीस लगेगी स्टूडेंट्स की, बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर फीस जो लगती है वो नहीं लगेगी। कई कई एम्प्लॉयज़ की तो एजुकेशन जो ट्यूशन फीस ही बच्चों की माफ़ है। वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा आपको, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, आपको फ्री एजुकेशन तो मैंने बता ही दिया है, अकोमोडेशन, हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। कई कंपनीज आपको पेट्रोल फैसिलिटीज़ देती हैं, टूर ट्रिप्स फैसिलिटीज़ देती हैं, सेमिनार्स फैसिलिटी देती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो कंपनीज हैं वो अलग अलग आजकल ही करने लगी ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में तो आजकल हर इंसान जाना चाह रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड है। तो कंपनियां कर रही वही मॉडल अपनी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या फिर ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के तहत अपने फर्म्स में देना, अपनी कंपनी देना स्टार्ट कर रही है। तो एक कंपनी स्टार्ट करती है दूसरी को करना ही पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सेम फील्ड की कंपनी यदि काम करती तो सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ ना भाग जाए, तो वो कंपनी ऐसे एक बहुत बड़ी कंपनी ना बन जाए, तो ये फैसिलिटीज हमको भी देनी पड़ेंगी। तो ऐसा करते करते हर एक कंपनी जो है वो दे रही हैं। और दूसरी बात ये, आजकल एमएनसीज इतनी ज़्यादा फैसिलिटी देने लगी हैं, तो इंडियन कंपनीज को भी लगता है यार कि, और मैं सिर्फ इंडियन कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, हर देश की कंपनी को लगता है कि हमारी जो देश की डोमेस्टिक कंपनीज है वो मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा हायर करें। एमएनसी भी हायर करें, लेकिन एमएनसी जो है वो कम शेयर पे रहें, और जो हमारी जो मेन इंडियन कंपनीज है, हमारे जो होस्ट कंट्रीज की जो कंपनीज है वो ज़्यादा शेयर पर है। तो आजकल हर कंपनी में होल्ड लगी हुई है कि भाई अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ना कैसे करके खुश रखा जाए, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज़ को आप खुश नहीं रखोगे तो आप अपनी कंट्री की ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो ये तो है, आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो आजकल हर कंपनी को दिखता है कि इतना टफ कॉम्पिटिशन है, हमारी कंपनी बंद ना हो जाए, तो इसलिए वो अपने बेस्ट पॉसिबल वे में अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं। सॉरी कि आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, 32 मिनट्स का लेक्चर चला गया, 32 से ऊपर हो गए हैं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट आपने देखा होगा स्टफ़ जो है बहुत ज़्यादा था, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी, और थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, और मैं एक्चुअली फटाफट समझाने में बिलीव नहीं रखता। मैं चाहता हूँ भले तो टाइम ज़्यादा लग जाए, बट चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपके पास पहुँचनी चाहिए। तो आई होप आप मेरा वीडियो आखिर तक देखेंगे और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर लाइक करिएगा, और यदि कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। नोट्स का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे कूल एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।